26 दिसंबर 1980 की रात को कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। तो ये बात है इंग्लैंड में स्थित सफेक के एक छोटे से फॉरेस्ट के बारे में जिसे रेंडलशम फॉरेस्ट कहा जाता है। 26 दिसंबर की रात बेंटवॉटर्स एयरबेस जो अब बंद हो चुका है, वहां काम कर रहे कुछ ऑफिसर्स ने रेडार में किसी एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट किया। उस एयरक्राफ्ट की मूवमेंट नॉर्मल एयरक्राफ्ट से काफी अजीबोगरीब थी। रेडार के मुताबिक सिग्नल रेंडलशम फॉरेस्ट की तरफ से आ रहा था। उस अननोन एयरक्राफ्ट की अजीबोगरीब मूवमेंट को भाग के 3 ऑफिसर्स फॉरेस्ट में गए थे, जिसमें जेम्स पेनिस्टन एंड जॉन बरोज शामिल थे। जॉन बरोज बताते हैं कि कुछ ही पलों में एक बोरिंग सी रात रोमांच से भर गई थी, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं था कि उनके सामने क्या चीज थी। ऑफिसर पेनिस्टन एंड बरोज फॉरेस्ट में पहुंचते ही क्या देखते हैं कि फॉरेस्ट के अंदर से ब्राइट लाइट आ रही थी, जिसकी वजह से कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा था। कुछ देर बाद जब लाइट थोड़ी कम हुई तो सामने का व्यू देख के दोनों ऑफिसर चौंक पड़े थे। पेनिस्टन बताते हैं कि वो क्राफ्ट ट्रायंगुलर शेप का था। उस क्राफ्ट का कलर ब्लैक था और उस क्राफ्ट के बीच में से रेड एंड ऑरेंज कलर की लाइट्स आ रही थी। एक और बात जो उन दोनों ऑफिसर्स ने वहां पे नोटिस की थी और वो इस बात पर जोर देते हुए कहते हैं कि उन्होंने वहां के एटमॉस्फेयर में कुछ इलेक्ट्रिकल सी वाइब्स सा महसूस किया था। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो इलेक्ट्रिकल सी वाइब्स उन दोनों ऑफिसर्स ने वहां के एटमॉस्फेयर में महसूस की थी, वो बहुत ही अजीब बात थी, क्योंकि ऐसा दावा करने वाले लोग शायद गिने चुने ही होंगे। इस सब के बाद जब पेनिस्टन थोड़ी हिम्मत करके आगे बढ़े और उस क्राफ्ट को छू के देखा तो उन्होंने पाया कि वो क्राफ्ट छूने पर गर्म सा था। इतना ही नहीं, जब उन्होंने उस क्राफ्ट की साइड पे लगे सिंबॉलिक साइंस को छुआ तो उनके दिमाग में 01011 नंबर्स की बौछार हो गई। पेनिस्टन का दावा है कि वो उन नंबर्स को अपनी दिमागी आंखों से देख रहे थे। आखिरकार जब वो ऑफिसर्स एयरबेस पर वापस लौटे तो एक बार फिर से चौंक पड़े, क्योंकि उन्होंने जो हैंड वॉच पहनी हुई थी वो नॉर्मल टाइम से 45 मिनट लेट चल रही थी। उनके साथी ऑफिसर्स ने बताया कि इसका रीजन ये है कि जब वो फॉरेस्ट में गए थे तब उनसे रेडियो सिग्नल्स कट गए थे और शायद उस अननोन एयरक्राफ्ट के साथ 45 मिनट तक कांटेक्ट में रहने की वजह से ये हुआ होगा। इस इंसिडेंट के दूसरे दिन पेनिस्टन को अचानक ऐसा लगा कि कोई उनको वो नंबर्स लिखने के लिए मजबूर कर रहा है। पेनिस्टन ने लिखते लिखते 12 पेजेस भर दिए थे। ये जो फोटो आप स्क्रीन पे देख रहे हो वो रियल फोटो है उनमें से एक पेज का। हालांकि पेनिस्टन को इस नंबर्स के पीछे का राज या मतलब आज तक पता नहीं चल पाया। कुछ दिनों बाद उनके हेड चीफ ने उस यूएफओ इंसिडेंट पे एक रिपोर्ट बनाने के लिए कहा, पर क्या उन्होंने वहां पे जो भी देखा था और जो अजीब महसूस किया था वो सब उस रिपोर्ट में लिखने की फ्रीडम थी? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनके हेड चीफ से ये सख्त ऑर्डर दिए गए थे कि उन्होंने वहां पे जो भी अजीब देखा हो या महसूस किया हो उन सबको छोड़ के ये रिपोर्ट बनाई जाए, और खासकर इस बात का तो जिक्र बिल्कुल ना करे कि उस एयरक्राफ्ट में, उस यूएफओ में एलियंस के होने की संभावना थी। तो आखिरकार क्यों गवर्नमेंट ने उस यूएफओ इंसिडेंट को मीडिया और लोकल से छुपा के रखा हुआ था? क्यों गवर्नमेंट ने मीडिया के सामने आधी अधूरी सच्चाई वाली रिपोर्ट रखी थी? खैर, इस बात का पता तो कोई नहीं लगा सका कि इंग्लैंड गवर्नमेंट ने सच्चाई बाहर आने से क्यों रोक दी थी। बट अब आप लोगों को ये क्वेश्चन जरूर होगा कि आखिरकार सच्चाई बाहर आई तो आई कैसे? क्या किसी ने ये इन्फॉर्मेशन लीक कर दी थी? क्या पेनिस्टन या बरोज में से किसी ने गवर्नमेंट का रूल तोड़ के ये सच्चाई बता दी थी? जी नहीं। दरअसल बात यह है कि उस यूएफओ इंसिडेंट के बाद 1983 में द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट आया था। द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के चलते ये न्यूज़ पूरे इंग्लैंड में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फैल गए थे। 26 दिसंबर की रात को जो हुआ उसके बाद भी ये सब होना बंद नहीं हुआ था। उसके बाद भी 2-3 रातों तक रेंडलशम फॉरेस्ट के आसपास यूएफओस को देखे जाने की बात बेंटवॉटर्स के ऑफिसर्स ने की थी। उस रात जो रेडियो कम्युनिकेशन बेंटवॉटर्स ऑफिसर्स के बीच हुई थी उसकी रियल ऑडियो मुझे मिली है।
तो उसे सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहे। स्टे ट्यून्ड विथ मी। सो गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे एक्टिव, क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव।